नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। महाबुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 60 मिनट में आपको दिखाएंगे 60 खबरें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुशांत केस में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस दिया है। पहले रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स के लेन देन को लेकर के पूछताछ हुई थी और इस पूछताछ में उन्होंने रिया का नाम भी लिया था। रविवार को रिया को एनसीबी ने अपने दफ्तर में बुला करके उनसे सवाल जवाब किए और जहां पर रिया ने कई अहम बातें एनसीबी के सामने कबूल की हैं। पूछताछ में रिया ने यह भी बताया है कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा जो ड्रग्स लेने जैद के पास गया था उसकी जानकारी उसे थी। इतना ही नहीं बल्कि रिया और शोभिक ड्रग्स पेडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे। रिया अपने भाई शोभिक के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी और रिया ने एनसीबी के सामने 15 मार्च की चैट की बात भी कबूल की है। इस चैट में रिया और शोभिक ड्रग्स की बात कर रहे थे। कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच की तकरार अब जारी है और जिसके चलते कंगना ने अब एक वीडियो जारी किया है जिसमें संजय राउत को उनके हरामखोर लड़की वाले बयान पर उन्होंने जवाब दिया है। कंगना ने संजय राउत को अपने ओपन चैलेंज दिया है और वीडियो में यह कहा गया है कि संजय जी, आपने मुझे कहा है कि मैं हरामखोर लड़की हूं। आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर घंटे कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों पर एसिड फेंका जा रहा है, कितनी लड़कियों के साथ काम पर गलत व्यवहार हो रहा है, यहां तक कि उनके खुद के पति उनके मुंह नाक जबड़ा तोड़ रहे हैं। आपको पता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है आपकी जैसी मानसिकता जिसका आपने भौंडा प्रदर्शन पूरे देश के सामने किया है। इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं संजय जी, मैं निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में राजनीतिक खेमे के कई नेता लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस नेता मनीष दोशी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने संदीप सिंह के साथ पीएम मोदी और गुजरात सरकार का नाम भी जोड़ा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करके सामने लाएगी। इस बात के सामने जब सुशांत सिंह का केस चला तब से संदीप सिंह, इसके दोस्त, जिस तरीके से सभी माध्यमों में सामने आया, ये संदीप सिंह कौन है जिसने 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक बनाई थी। इसकी कंपनी ने, वो लीजेंड ग्लोबल जो कंपनी के मालिक संदीप सिंह है, इस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ वाइब्रेंट में लीजेंड ग्लोबल जो 6 लाख की नुकसानी करने वाली कंपनी ने 177 करोड़ का
एमओयू किया गुजरात सरकार के साथ। ये एमओयू की कॉपी है जिसमें फिल्म प्रमोशन, प्रवासन क्षेत्र का विकास, इसके लिए ये कंपनी जो नुकसान करने वाली कंपनी। केरल के मल्लपुरम में सोना तस्करी गिरोह से जुड़े हुए लोगों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। खबर के मुताबिक ये वारदात खारीपुरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हुई है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम को स्मगलरों ने कार से कुचलने की कोशिश भी की है और भागने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके मंसूबे नाकाम रहे हैं क्योंकि उनकी कार पेड़ से टकराकर हादसे का शिकार हो गई और इस घटना में DRI के 2 अफसर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दोनों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया है जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा है और तस्करों की कार से 4 किलो सोना बरामद किया गया है। केरल में सोना तस्करी का मुद्दा पहले से ही सियासी बवंडर की वजह बना हुआ है और विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री P. विजयन की सरकार है और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से जून में 30 किलो स्मगलिंग का गोल्ड बरामद किया गया था और तभी से ये मुद्दा सियासी बवाल का सबब बना हुआ है। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आज की घटना से जुड़े हुए तस्करों के तार कहीं जून में हुई स्मगलिंग की वारदात से तो नहीं जुड़े थे। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को यह कहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को जूतों से पीटा जाएगा और इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने उन्हें ऐसा करने की चुनौती दी है। घोष ने आरोप लगाया है कि राज्य पुलिस बल के कर्मियों का एक समूह उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा है कि इसमें शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा है, तृणमूल कांग्रेस की 2021 के विधानसभा चुनाव में पराजय होगी और चौराहों पर इसके कार्यकर्ताओं को निर्वस्त्र कर जूतों से पीटा जाएगा। दिल्ली सरकार पिछले साल की तरह डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट पर हर रविवार डेंगू पर वार महाअभियान को शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह 10 बजे अपने आवास पर साफ सफाई करके इस अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इस अभियान के जरिए हम दिल्ली को डेंगू और चिकनगुनिया से हमेशा के लिए निजात दिलाना चाहते हैं और सीएम केजरीवाल ने अपने आवास से डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से खुद और अपने 10 जानकारों को भी इस अभियान से जोड़ने की अपील की है। फिर से बरसातों का मौसम आ गया। सितंबर का पहला हफ्ता है और इस वक्त हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर कितने ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो अपने को, दिल्ली को, अपने परिवार को डेंगू से बचाना है। और जैसे पिछली बार हम सब लोगों ने मिलके एक कैंपेन छेड़ा था, अभियान छेड़ा था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। इस बार भी अपने को ये अभियान छेड़ना है। पिछली बार दिल्ली के कोरोना काल में जब सब कुछ ठप रहा तब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय युद्ध स्तर पर सड़कों के निर्माण में जुटा रहा। अप्रैल से अगस्त के बीच मंत्रालय ने सड़कों के निर्माण का नया रिकॉर्ड बनाया है। नितिन गडकरी ने मंत्रालय ने कोरोना काल में जहां लक्ष्य से 2 गुनी सड़कें बनाई हैं तो वहीं हाईवे निर्माण कार्य अवार्ड करने के मामले में भी मंत्रालय ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान कुल 2771 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा था। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य से 400 किलोमीटर ज्यादा 3181 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है। सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहे और यहां महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। योगी ने कहा कि धर्म हमें कर्तव्यों के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है और महंत अवैधनाथ स्वच्छता को प्राथमिकता देते थे। गोरखपुर में जापानी बुखार से पहले सैकड़ों मौतें होती थी और इसको लेकर के हमने काफी काम किया है। एक धार्मिक पीठ है
धार्मिक पीठ का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होना है। धार्मिक पीठ का मतलब धर्म हमें सेवा के कार्यों के साथ जोड़ेगा, धर्म हमें लोक मंगल के कार्यों के साथ जोड़ेगा, धर्म हमें सदाचार के मार्ग पर और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करने के लिए नित्य निरंतर प्रेरित करेगा और इसका कार्य वे लगातार करते रहे, इसके लिए वे लगातार कार्य करते रहे, इसके लिए वे जीवन जीते रहे। सुबह और शाम वह नित्य प्रति उनके जीवन का हिस्सा था। वह एक एक जगह स्वयं घूम करके आते थे, देखते थे, स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, पूरे प्रांगण को अंदर बाहर पूरी तरह स्वच्छ रखते थे, साफ सुथरा करके रखते थे। और यही स्थिति गोरक्षपीठ की ओर से बनने वाली संस्थाओं के लिए भी उनका यही आग्रह रहता था, यही आदेश रहता था। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बढ़ते मामलों की वजह से सरकार की भी नींदें उड़ी हुई हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की समीक्षा की है। बता दें कि यह बैठक मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर जैसे तमाम बड़े मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। कांग्रेस से निष्कासित 9 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए चलाया जाए। अगर जल्द ही आंतरिक लोकतंत्र को बहाल नहीं किया गया तो पार्टी और ज्यादा रसातल में चली जाएगी। और इस पत्र पर पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, राजेंद्र सिंह सोलंकी, सिराज मेहदी और मधुर नारायण मिश्र और नेक चंद्र पांडे और युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वयं प्रकाश गोस्वामी और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री संजीव सिंह के हस्ताक्षर हैं। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में जो है वो अनबन देखने को मिल रही है और पार्टी के भीतर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी बीच कार्यकर्ताओं ने, कई बड़े नेताओं ने यह मांग की है कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बहाल किया जाए और जो नेता नाराज चल रहे हैं, कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए। बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है और इस बीच आरजेडी ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लिखा है कि नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था विकासशील बिहार, नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी की सेना ने भी अब नया पोस्टर जारी कर दिया है और बिहार में युवा सरकार बनाने की बात की है। पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार अब ओल्ड हो गए हैं और बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 10 स्थानों की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जिसे लेकर के कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा दीपक ने सरकार को अहंकारी भी करार दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग बढ़ी है, इस बढ़ी रैंकिंग की तारीफ कांग्रेस पार्टी करती अगर धरातल पर कुछ होता तो। उत्तर प्रदेश में बिजनेस कौन से स्थापित हुए जिसको लेकर रैंकिंग में उसे स्थान मिला है। जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग में बिजली, अच्छी सड़कें, कानून व्यवस्था, बिना रिश्वत के काम जैसे तमाम काम, तमाम स्रोतों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश की सड़कें कैसी हैं, कानून व्यवस्था कैसी है, बिजली कितनी आती, पूरा प्रदेश जानता है। फिर ये छलांग कैसे लगी है, नंबर कहां से आए हैं, वित्त मंत्री जी का बयान निजी तौर पे है या कोई सर्वे प्राइवेट एजेंसी या किसी प्रभाव से कराया गया है, थोड़ा समझ से परे है। इसलिए देश में आज तक राहुल गांधी ने
जो सुझाव देश की सरकार को दिया था, सरकारें मानती तो देश संकट में नहीं होता। राहुल गांधी जी ने जिन जिन चीजों पर आपत्ति उठाई थी, आज वो देश के लिए खतरनाक बन गए हैं, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन के तरीके हों, कोरोना से निपटने के मामले हों। देश को संकट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच तकरार जारी है। हाल ही में कंगना को अपशब्द कहने के बाद से उनकी काफी आलोचना हो रही है और इस बीच संजय राउत ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं, जिस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि यही तो दुनिया पूछ रही है, आखिर ऐसा क्या है हवेली में जो आप ड्रग्स धोखा नामक तूफान के रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हो। और बता दें कि कंगना और संजय राउत के बीच हुई बयानबाजी से अब सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि पप्पू के चौंचलों और परिवार में घोंसलों में सिमटी हुई पार्टी आज सोशल मीडिया की किटी पार्टी बन गई है। राहुल गांधी सुबह उठ जाएंगे और मोदी जी को कोसने लगेंगे बिना तर्कों के, बिना तथ्यों के आधार पर। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आपको तर्कों की कंगाली आपको मवाली बनाती जा रही है। पप्पू के चोचलों और परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी आज जो है वो सोशल मीडिया की किटी पार्टी बन गई है। अब जब तक आप जो है वो सोशल मीडिया के झक्की झरोके से इस तरह के जो है वो उलूल जुलूल और झक्कीपन बंद नहीं करेंगे तो पहले तो आपकी पार्टी की वोटबंदी जनता ने कर दी, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने नाकेबंदी शुरू कर दी। लेकिन आज भी आपके समझ में ये इस बात को नहीं आ रहा है कि आपकी निगेटिविटी, आपकी नकारात्मकता का असर आपकी पार्टी पर सीधे पड़ रहा है। आप सुबह उठ जाएंगे, सुबह मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता क्षेत्र में मोर्चा संभाले हुए हैं और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने मंत्रियों के साथ उपचुनाव को लेकर के चर्चा की है। बैठक से बाहर निकले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने यह कहा है कि पूरी निष्ठा के संकल्प यहां पर लिया गया है कि 27 की 27 सीटें हम ही जीतेंगे। सीएम और पार्टी के आदेश का पालन हर कार्यकर्ता करेगा और सभी लोग मिलकर इन सीटों पर मेहनत करेंगे। मंत्रियों ने यह भी कहा है कि यह चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं। मध्य प्रदेश की जनता एक तरफ राम लखन की जोड़ी देख रही है और दूसरी तरफ छोटे मियां और बड़े मियां की जोड़ी देख रही है। पार्टी जिस जंग में भी कूदती है पूरी निष्ठा और वफादारी के साथ कूदती है और ये संकल्प आज इस मीटिंग में लिया है कि 27 की 27 सीटें हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। और जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है और पार्टी का आदेश है उसका पालन प्रत्येक कार्यकर्ता करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने चौपाल की बात कही है कि चौपालों में जाना है, चौपालें लगानी है और भी कई उन्होंने टिप्स दी हैं आपको जीत के, क्या कुछ खास बताया? क्षेत्र में डेरा जमाना है। निश्चित रूप से उन्होंने सभी को टिप्स दिए हैं, आदेशित किया है, समझाया है और सब लोग मिलकर संगठन के माध्यम से इन सारी सीटों को जीतेंगे। लेकिन सर क्षेत्र में काफी विरोध देखने को मिल रहा है, तमाम मंत्रियों का क्षेत्र में काफी विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक तरफ मध्य प्रदेश की जनता राम लखन की जोड़ी देख रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की जोड़ी को छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी देख रही है। तो ये चुनाव व्यक्ति का नहीं, ये पार्टी। एएनबी न्यूज लगातार अपना विस्तार कर रहा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एएनबी न्यूज के ब्यूरो ऑफिस की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन एएनबी न्यूज के सीएमडी डॉक्टर योहानन मैथ्यू और एडिटर इन चीफ प्रवीण पाठक ने किया है। एएनबी न्यूज अपने दर्शकों का शुक्रगुजार है जिनके भरोसे हमें बेहद कम अरसे में देश का जाना माना न्यूज चैनल बना दिया है और एएनबी न्यूज का आप दर्शकों से वादा है कि हम आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये मैं दोबारा करके बोल रहा हूँ कि हमारा जो बोलना है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है।
ये हमारे लिए सर बहुत गर्व की बात है। हम सब उत्तर प्रदेश में खाकी और खाकी का असर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में रविवार को जमीन के एक विवाद में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा की पीट कर हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, बेटे को भी पीट कर अधमरा कर दिया गया। लखीमपुर के थाना संपूर्ण नगर में वहां पर त्रिकोलिया पड़वा में जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्ष रविवार को दिन में ही भिड़ गए और इसमें एक पक्ष पलिया का और दूसरा पक्ष पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना का है। यहां पर जमीन पर कब्जेदारी के विवाद के दौरान मारपीट भी हुई है, जिसमें पूर्व विधायक के साथ भी धक्का मुक्की की गई है और इसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गांव पड़वा थाना संपूर्ण नगर में एक भूमि को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद था, जिसमें पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मिश्रा जी भी पहुंचे थे। उसी विवाद में मौके पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान माननीय विधायक जी गिर पड़े। उनको CHC पलिया ले जाया गया। वहाँ से उनको कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। अभी तक उनके जो शरीर था उस पर कोई जाहिरा चोट का ऐसा कोई निशान नहीं था। बाकी हम लोग मौके पे जा रहे हैं और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई। भारत और चीन की सीमा पर तनाव के बीच हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूस दौरे के दौरान वहां पर चीनी रक्षा मंत्री वेई ऑफेंगी से मीटिंग की है और दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे 20 मिनट तक बातचीत चली। SCO से इतर इस बैठक को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी भूल बताया है। उनका कहना है कि राजनाथ सिंह को चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि हमारे अच्छे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीनी रक्षा मंत्री से मिलने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए था। भले ही वो मिलना चाहते हों, यह सामूहिक निर्णय होना चाहिए था। मेरी निजी राय है कि चीन के रक्षा मंत्री से मिलना बड़ी भूल है। और इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट करते हुए चीनी विदेश मंत्री के साथ अगले हफ्ते होने वाली बैठक को भी रद्द करने की मांग की गई है। एक तरफ प्रयागराज पुलिस अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, तो वहीं इस बीच खबर सामने आई है कि माफिया के केस से जुड़ी हुई कई अहम फाइलें धूमनगंज थाने से गायब हो गई हैं। पुलिस के लिए भी अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज मुकदमों की गायब केस डायरी अबूझ पहेली बन गई है और ऐसे में खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए गायब फाइलों को लेकर के कुछ भी बताना मुश्किल हो गया है। और SSP अभिषेक दीक्षित का कहना है कि कई बार सालों पुरानी फाइलें थानों में ही मिसप्लेस हो जाती हैं, लेकिन उसकी कॉपी अदालत और CO ऑफिस में मौजूद रहती है, जिससे नई केस डायरी रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। और SSP ने पुलिस कर्मियों का बचाव करते हुए यह कहा है कि केस डायरी गायब होने के मामले में प्रथम दृष्टया पुलिसकर्मियों की कोई लापरवाही नज़र नहीं आ रही है और कई बार फाइलें पुरानी हो जाने से भी उन्हें ढूंढ पाना बेहद कठिन हो जाता है। हालांकि 2002 में दर्ज मुकदमों के दौरान सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष रहे पुलिस अधिकारियों से SSP इस मामले में जानकारी जुटाए जाने की बात कह रहे हैं। जिसने रिमांड का आदेश दिया है वही आदेश देता है पूछताछ के लिए भी आदेश लेना होता है। हाँ, वो तो चूंकि जुडिशियल रिमांड में है तो जुडिशियल से आदेश दे रहा है, वो दे रहा है लोकल कोर्ट। जो पेंडिंग ट्रायल है वो लोग पेंडिंग विवेचनाएं हैं वो लोकल कोर्ट में जाएंगे पहले, तो हम आदेश उससे लेते हैं। चुनाव में आदेश नहीं देता है, वो सिर्फ ट्रायल वाले में आदेश देता है, तो उसकी कस्टडी में है। आदेश हमें लेना है दूसरे कोर्ट से, इनमें से यहाँ का कि यहाँ की मजिस्ट्रेट कहना हमारे जुरिडिक्शन है, हमारी रिमांड पे नहीं है। तो इसमें एक और टेक्निकल हर्डल फंसता है कि उनको हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए। कर्नाटक हाई कोर्ट का एक आदेश भी कोर्ट किया है और आदेश कोर्ट करते हुए हमने रिक्वेस्ट करी है कि विशेष परिस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपना दम भरने में लगी हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार की कमियों को गिना रही है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ जाहिर किया है कि 2022 की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि 2017 के वैक्यूम भरने का किया गया है और इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े दमखम के साथ सामने खड़े हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2022 के चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।
बूस्ट अप तो नहीं मैं कहूँगा, हम कांग्रेस के लोग हैं और अपने साथियों से जो है जब संवाद होता है तो कई चीज़ों का आदान प्रदान होता है, उससे हमें भी लाभ मिलता है और हमारे जो साथी उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। तो जहाँ तक चुनाव का जिक्र आपने किया, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मैं कहना चाहता हूँ 2017 में जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है और आज 2022 में जब चुनाव होगा तो हर विधानसभा में कांग्रेस के पास ऐसे प्रत्याशी हैं कि भारतीय जनता पार्टी। करीब 5.5 महीने के बाद सोमवार से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया है और गहलोत ने यह कहा है कि मैं यात्रियों से यात्रा करते समय सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करता हूं और लोगों को ये सलाह भी दूंगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो मेट्रो में सफर ना करें। सबसे पहले दिल्ली की जनता को बधाई। मुझे बड़ी खुशी है कि 5 महीने के बाद दिल्ली की जनता मेट्रो में सफ़र कर पाएगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ पूरी दिल्ली की जनता को, पैसेंजर्स को, कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करना है, मास्क ज़रूर पहन के रखना है। आपका थर्मल स्क्रीनिंग होगा स्टेशन में घुसने से पहले, तो अगर आपका तापमान ज़्यादा है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर बैग कैरी कर रहे हैं तो उसको भी सैनिटाइज़ करना है, आपने अपने हाथ भी सैनिटाइज़ करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ट्रेन के बाहर, प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन के अंदर भी 100% इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो यही चीज़ें हैं और मैं दिल्ली की जनता को ये भी अपील कर रहा हूँ। यूपी के औरैया में जहां पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस की छवि खराब हो चुकी है, तो वहीं औरैया पुलिस का दलितों पर उत्पीड़न का मामला भी सामने आया है, जिसमें दलितों ने औरैया पुलिस पर अपने मन मुताबिक बयान दिलवाने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप लगाया है। और दरअसल परिजनों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस उनके बच्चों को उठा करके ले गई थी और उनके साथ मारपीट की गई और बाद में जब उनके बच्चों की मौत हो गई तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद दलित पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर परिजन और पड़ोस के युवकों को रात में उठा करके उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर का जबरन अपने मन मुताबिक बयान दिलवाने के लिए आरोप लगाया है। मार रहे थे, क्या कहलाना चाह रहे थे? वो ये कहलाना चाहते थे कि तुम ये कहो झूठ कि अजय को हम साथ ले गए, ठीक, और गाड़ी बैठा के और अजय का पैर फिसल गया, ठीक, अजय पराल नदी में डूब गया। इसलिए मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा। सबसे पहला मेरा बच्चा मारा गया और सबसे अधिक ही मारा गया। ये 5 बच्चे तो सुपुर्द में दिए गए, इनका वीडियो बनाया गया। मेरे बच्चे को मृत करके घुसे डाल गए मेरे दरवाजे पे। एक नहीं, मेरा 20 गवाह हुआ। अच्छा, मृत अवस्था में छोड़ गए? हाँ। बिल्कुल। मेरे बच्चे कोई मतलब जो है थाने में ना किसी बाप को दिया गया ना किसी पर गए, मारा उसे। कहाँ ले गए थे? थाने में बहुत कस के मारा और उसे कहा कि ऐसा कहो कि नहीं तो मारेंगे, करंट लगा। क्या कहने के लिए कहा था? कि अजय के साथ हम गए थे उन्हें पुराना आने और कहो पैर फिसलने से डूब गया, गुम हो गया और चले आए और मैंने घर नहीं बताया किसी को। मारा तो फिर उन्होंने बताया फिर उसने कहीं वीडियो बनाया। अच्छा, कितना बड़ा बच्चा? आपकी कितनी एज होगी बच्चे की? 12 साल। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर।
नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरिया के पर्यटन स्थल अमृत धारा में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। वहीं पर्यटन स्थल अमृत धारा पर ANB की टीम वहां पर पहुंची, जिसने वहां पर आए पर्यटकों से बातचीत की है। और वहीं पुलिस का कहना है कि हम आम जनता को आग्रह कर रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। आज हम खड़े हैं कोरिया जिला के अमृत धारा में, जो कि एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, वाटरफॉल है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में इनका एक अलग ही स्थान है इस जगह का। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। वहीं अपने कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद, थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने और सबको एंजॉय करने के लिए आते हैं। आइए यहाँ पर जो अभी यहाँ पर आए हैं दरसालू यहाँ पर घूमने, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर उनको आने से कैसा लगा। आप लोग कहाँ से हैं? हम बिजुरी से हैं। तो यहाँ पर आप अमृत धारा में क्या करने आए हैं? बस ऐसे ही आंटी का बर्थडे था तो प्लान बन गया आने का। और कैसा लग रहा है आपको अमृत धारा में? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोगों का मतलब लॉकडाउन के बाद से बहुत ही टाइम बाद प्लान बना तो और ही अच्छा लग रहा है। चलिए, अब जहाँ की हमने बात किया है लोगों से कि अमृत धारा में घूमने आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी चूक हो रही है कि आपको यहाँ पर मास्क का भी उपयोग करना चाहिए था। अपने पॉकेट में रखे, अभी हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे, सिर्फ उस वजह से मैंने निकाला है। चलिए, नियमों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे देखने के अनुसार यहाँ पर नियमों का उल्लंघन होते दिख रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं पहना हुआ है। ANB न्यूज़ के लिए जिला कोरिया से सावन कुमार की रिपोर्ट। यूपी के आगरा में थाना ताजगंज में चुरा के आवास दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। और वहीं पीड़ित का कहना है कि उसे 3 लाख रुपए मकान दिलवाने के नाम पर उसने लिए गए और बाद में मकान नहीं मिलने पर पता चला कि पत्र फर्जी है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। और बता दें कि आरोपी इसी तरह से 40 लोगों के साथ ठगी कर चुका है और 1.25 करोड़ की ठगी की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। देश भर के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है, जिससे लोग घरों से अपने बेघर हो गए हैं। और वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश का माहौल बना हुआ है और आपदा की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस देवदूत बनकर के लोगों की जान बचा रही है। बता दें कि उत्तरकाशी के गंगोरी पुल के पास एक नेपाली मूल का व्यक्ति लाल सिंह 80 गंगा में बह गया और सूचना मिलते ही गंगोरी पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल महेंद्र सिंह और राजीव सिंह तुरंत 80 गंगा नदी में पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लोग खासे परेशान हैं और दरअसल ग्राम वीरेंद्र नगर से रणवीरपुर जाने वाली सड़क के लगभग आधा किलोमीटर के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ही खस्ता हाल हो चुका है। जगह जगह पर बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं और बरसात आने के बाद तो आलम ही अलग होता है। बता दें कि बरसात के दिनों में सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं, जिससे लोगों को खड्डे नज़र नहीं आते हैं और पानी की वजह से लोगों को सड़क का आभास नहीं होता है, जिससे वो दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं और उन्हें गहरी चोटें भी आ जाती हैं। ये 1-2 वर्ष हो गए हैं, रोड जस के तस है, खोजकर जस के तस अभी तक ओकर मरम्मत नहीं हुआ है। आ जाए में तकलीफ हुआ था, बहुत परेशानी है। पढ़िया लेकिन मन खड़ा गिर जाते कीचड़ में,
अभी तक नहीं बने भाई, कब बनाई सरकार, कब ध्यान दी पता नहीं। अच्छा, कोई बोले नहीं है गांव वाले मन बनवाए बार? अरे शासन प्रशासन हम सब जानत है मगर अनदेखा करत है, जान के अनजान बनत है, समझ जा। नहीं बना था भाई? हाँ नहीं बना। कब से है? बहुत पहले से जर्जर हो चुका है सर, उसमें गड्ढा पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ। विधायक को भी हम अवगत करा चुके हैं। हाँ हाँ। वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, बहुत दिनों से ये बना हुआ है? बहुत दिनों से रोड बना हुआ है। भारी तकलीफ भी होता होगा आने जाने में? हाँ बहुत तकलीफ है, गड्ढा पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ। और कई लोग वहाँ से गिर जाते हैं। घटनाएं हो रही है? घटना भी हो रही है। अच्छा। मध्य प्रदेश के रीवा में ग्राम पंचायतें लाखों से लेकर के करोड़ों तक का भ्रष्टाचार कर रही हैं। दरअसल मामला जिले के नई गढ़ी जनपद पंचायत के डिहिया पड़ान का है, जहां पर सरपंच सचिव की मिली भगत से पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य कुछ महीने पहले करवाया गया था, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और बता दें कि सरपंच सचिव ने तालाब गहरीकरण, मेड़ बांधान और पीसीसी सड़क आदि कार्यों में लाखों रुपए का गबन किया है। और मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है, जिस पर जिला प्रशासन की नजर नहीं जा रही है और जनपद के प्रशासनिक अधिकारी सरपंच सचिव के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। सड़क तो बाही के कुछ में है नहीं, न गिट्टी आए न बारू आए न सिलमित आए, कुछ नहीं, इसने माटी चुपड़ दे रहे हुई आई माँ। सड़क का निर्माण कब करवाया गया था? ये पर साल भा है, मई जून के टाइम में। जो है ही नहीं, मैंने गिट्टी परी न बारू पर आया न माटी डाली गए न मोहरा माए, कुछ नहीं, उसने चुपड़ दी नहीं संजय। अब तो ग्रामीणों द्वारा शिकायत का सुनाई वाला के है। अब आप शासन प्रशासन से क्या? सही जगह का सही कीन जाए, का आय मचा है, का आय शासन कर रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लेकर के सक्रिय होने के साथ साथ राजनीतिक गणित का गठजोड़ में अब जुट गए हैं और हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन रहता है। इसी के मद्देनजर इस बार पंचायत चुनाव के दिग्गज माने जाने वाले दो नेताओं को बीएसपी ने हाथी पर सवार कर जिला पंचायत की कुर्सी पर कब्जा करने का मंसूबा तैयार किया है। वहीं दोनों नेता भी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारी पूरी इच्छा है, पूरा प्रयास है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आम जनमानस की है, और शहजाद जी भी साथ आए हैं और बहुत लोग भी साथ जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो जिला पंचायतों का बड़ा क्षेत्र पंचायतों का चुनाव होगा, इसी से बसपा की बहुत मजबूती का एहसास जनपद में प्रदेश में होगा। और हरिद्वार जनपद के चुनाव हैं, चूँकि पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं है, और हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी का वैसे भी बहुत भारी भरकम मौजूद रहा। हम सब लोग मजबूत, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जिनका आधार है, जन आधार है, जुड़ रहे हैं बसपा से। तो मैं इससे सहमत नहीं कि बसपा में शामिल हुआ हूँ। मैं बसपा को कभी छोड़ी नहीं, मैं अपने घर आराम कर रहा था, पार्टी ने कहा काम करो, मैं काम कर रहा हूँ। शामिल तो होता जो पार्टी छोड़ता है। रही बात निचले स्तर की, बसपा कभी निचले स्तर पर नहीं। कुछ लोग थे बिकाऊ, जिन लोगों ने बसपा को डैमेज करने का काम किया। उस चीज़ की सबकी रिपेयर हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं। उन लोगों को निश्चित तौर पे पार्टी साइडलाइन करेगी और फिर पार्टी उसी अपने रंग रूप में जो मौजूदा में पहले उसका रहा है, उसी में जो पंचायत चुनाव उसमें भी परफॉर्म। गुजरात के बनासकांठा में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां भी पानी के बहाव के साथ बह जाती हैं। और वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की से भारी बारिश का अनुमान भी जताया है, जिससे लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और बाहर निकलते समय सभी एहतियात भी बरतने की अपील लोगों से की गई है। यूपी के गाजियाबाद में एक सरकारी स्कूल ने ऑनलाइन स्टडी में आ रही दिक्कत को दूर करने का नया फॉर्मूला निकाला है। दरअसल ऑनलाइन स्टडी के दौरान कुछ बच्चे तकनीकी कारणों से अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर पाते थे। उन बच्चों के लिए स्कूल परिसर में ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था की गई है। बच्चे या उनके पेरेंट्स
किसी भी वक्त स्कूल परिसर में आकर इस ड्रॉप बॉक्स में होमवर्क या असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से चेक कर पाएंगे। और ड्रॉप बॉक्स खोलने से पहले उसे पूरी तरह से सैनिटाइज भी करवाया जाता है। और बता दें कि ऑनलाइन स्टडी से ज़्यादा बच्चे इस फॉर्मूले को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पालन करना है। तो जो हमारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन हमारे पास अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते, प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाते, उनके लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ड्रॉप बॉक्स बनवा दिए हैं कि टीचर या कोई भी स्टाफ इस समय ना भी हो तो बच्चा अपना पेरेंट्स के साथ आए, किसी भी समय आके इन ड्रॉप बॉक्स में अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकता है। जिसमें हमने 9 to 12 अलग ड्रॉप बॉक्स बना दिया है और 6 से 8 तक अलग बना दिया है, ताकि उसमें मिक्सअप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र धारचूला में भी लद्दाख की तनातनी के बीच चीन ने पिथौरागढ़ से लगती हुई सीमा पर भी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। और दरअसल भारत चीन सीमा लिपुलेख के पास अचानक से तेज रोशनी हुई, जो उठते हुए ऊंचाई तक आई और पूरे सीमा क्षेत्र का चक्कर लगाती रही। रात को 8 से 9 बजे तक इस गतिविधि को देखकर सेना और ITBP के जवान भी अलर्ट हो गए। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार रोशनी किसी मानव रहित टटोही विमान की थी और चीन सीमा पर सेना और ITBP अब मुस्तैद है। लिपुलेख से लेकर के मुनस्यारी के मल्ला जोहार से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और इस क्षेत्र में ITBP की 3 वाहिनियां अभी कार्यरत हैं। नावे ढांग के आगे किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और शिवालेख में भी इनर लाइन के आगे स्थानीय ग्रामीणों के अलावा अन्य के प्रवेश पर रोक है। और नेपाल सीमा पर भी SSB ने गश्त तेज कर दी है। यूपी के कसगंज सदर कोतवाली पुलिस के आवास विकास चौकी प्रभारी कुलदीप शर्मा और SOG टीम के प्रभारी मुकेश कुमार के माध्यम से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और दमदार SOG प्रभारी मुकेश कुमार की टीम ने 4 शातिराना चोरों को गिरफ्तार कर 7 बड़ी चोरियों का खुलासा किया है और साथ ही चोरी की हुई 3 न्यू बाइक, लैपटॉप, LCD बरामद की गई हैं। और साथ ही पुलिस अधीक्षक ने SOG और कोतवाली पुलिस को वेतन पंजीकरण रजिस्टर में 5,000 रुपये का टीम को इनाम भी देने का ऐलान किया है। वो लोग अशोकनगर एरिया के रहने वाले हैं और वो ज़्यादातर उन्होंने एरिया जो चुना है चोरी करने का वो सोरोगेट क्षेत्र और जो आवास विकास का एरिया है इसको चुना है। तो वो चोरी करके तत्काल अपने घरों में पहुंच जाते थे और पूर्व आपराधिक इतिहास ना होने की वजह से कभी पुलिस ने या पास पड़ोस के लोगों से किसी ने इनके ऊपर कभी शक नहीं किया। और अभी जैसे इनके खिलाफ इतने 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं, सभी बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत आरा के नौजवानों ने थाली बजा करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है और बेरोजगारी के खिलाफ नारा लगाया। युवाओं ने राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है और इस दौरान सभी ने सरकार से रोजगार की गारंटी देने की मांग की है और साथ ही बेरोजगार नौजवानों को 10,000 रुपये भत्ता देने की मांग भी की गई। सेविका है, हम लोग का मांग अभी तक सरकार पूरी नहीं की। हम लोग कितने अनिश्चित काल के 54 दिन के है निश्चित हड़ताल पर भी गए, हमारी सरकार मांग पूरी नहीं कर रहा है। अभी भी हम लोग 5वें दिन से रोड पर खड़े हैं। ऐसे सरकार है कि हम लोग को बाल बच्चा 2-4 हैं, उसको हम लोग नौकरी चाहिए, संस्था से पेट नहीं। अमनौर प्रखंड के सिरसा टारा की महादलित बस्ती में पानी भर गया था, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने से ग्रामीण एक स्कूल में रह रही हैं और अब बच्चे, बुजुर्ग, महिला समेत मवेशियों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अब तक एक भी दिन सामुदायिक रसोई वहां पर नहीं चलाई गई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच और अधिकारियों को इसके लिए जानकारी दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। ठीक बा ना रहे के ठीक बा, घर में डूबा पानी भइल बा, हमका रहे से कैसे महीना दिन से बानी। यहाँ सरकार खाना बना के खियावता, का नाम बा? हमार श्री कुमारी देवी। घर कहाँ बा? सिरसा टारा पर। आवरी कुछ परेशानी बा? परेशानी तो बरले बाकी लइका सियान सब मरता, भूखे मरता नहीं। गाय भैंस के उज्ज्वला योजना से गैस मिलल बा? नहीं, हमने के नहीं
सरकार प्रधानमंत्री योजना से कुछ हमसे नहीं मिलो। काथी पर खाना बनाइला? कोरोना से जारी जंग के बीच माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। दरअसल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को एक बार फिर से मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों के समक्ष सुबह शाम होने वाले दिव्य पूजा अर्चना में शामिल होने की अनुमति दे दी है। बता दें कि एक समय में फिलहाल 5 श्रद्धालु ही पूजा में भाग ले सकेंगे और आमतौर पर एक समय में करीब 10 श्रद्धालु शामिल होते थे। हालांकि अभी पवित्र गुफा के बाहर अटका आरती में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। कोरोना महामारी की वजह से बंद की गई दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह करीब 6 महीने बाद आम जनता के लिए अब खुल गई है। दरगाह आने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और दरगाह में नियमों का पालन हो सके इसके लिए जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के निशान भी बनाए गए हैं और लोगों के लिए सैनिटाइजेशन मशीन की व्यवस्था की गई है। निजामुद्दीन दरगाह सुबह 5 से 10 बजे के बीच जनता के लिए खुली रहेगी। आपको बता दें कि मार्च में तबलीगी जमात मुख्यालय के कोविड-19 हॉटस्पॉट के रूप में सामने आने के बाद दरगाह के आसपास का क्षेत्र पहले कंटेनमेंट जोन में से ही एक था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुरानी रंजिश को लेकर के दंपति पर धारदार हथियार से हमला किया गया और दरअसल घटना जावलपुर गांव की है जहां पर घर में सो रहे थे दंपति पर अचानक से हमला किया गया है और वहीं हमले में पति पत्नी और 16 वर्षीय पुत्र की हालत गंभीर हो गई। गंभीर हालत में बिलासपुर सिम्स रेफर उन्हें किया गया और पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। रुड़की में 4 हफ्ते पहले लंढोरा चेयरमैन को मिली जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, जिसको लेकर के फिर से लंढोरा चेयरमैन के वाहन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारियों से लेकर के गुहार लगाई गई है। उस मामले में ईमानदारी और स्पष्ट जांच करवा करके कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। बता दें कि 4 हफ्ते पहले लंढोरा चेयरमैन को दिल्ली के एक भू माफिया की ओर से फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर शहजाद खान चेयरमैन की ओर से मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री और दिल्ली कमिश्नर उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों को अपनी सुरक्षा और यशपाल तोमर और पप्पू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। इस भू माफिया से उसका क्या संबंध है, ये मैं नाम जल्दी ही प्रेस वार्ता करके उनके नाम खोलूंगा और अगर फिर भी काम ना चला तो यहाँ की जनता, हरिद्वार की जनता, उत्तराखंड की जनता, हम आंदोलन करेंगे और हम इन अधिकारियों के भी खिलाफ आंदोलन करेंगे और हम इन भू माफियाओं को बॉर्डर पार करने नहीं देंगे। जो भू माफिया यहाँ हमारा अधिकारियों का और कुछ नेताओं का बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक कांग्रेस का लड़का है जोत सिंह बिष्ट, जो कांग्रेस का लीडर है बहुत बड़ा, उसका बेटा है हिम्मत सिंह बिष्ट। उसके नाम मैंने 45 बीघे ज़मीन की हुई है रायसी के अंदर, उसमें जांच आई हुई है, जांच चल रही है और जो चौकी इंचार्ज है बिरजपाल सिंह चौकी इंचार्ज, उनका मेरे पे भी 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था। उस दिन तो उनके बात करने का तरीका कुछ और था। आज जब मैंने उनसे पूछा कि ये इसमें मेरी जांच में क्या हो रहा है। पंजाब के लुधियाना में शराब को कोरोना की दवाई बताने वाले पुलिस की वर्दी में एक आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं पुलिस कमिश्नर ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि कुलवंत सिंह पुलिसकर्मी नहीं, एक थिएटर कलाकार है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर अफवाह फैलाने, पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यूपी के बहराइच में एक मर्दानी का रुद्र रूप देखने को मिला है। दरअसल घटना कुछ दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती ने मनचले को दौड़ा करके उसकी जमकर पिटाई की है और दरअसल घटना कोतवाली नगर इलाके के गाजीपुरा इलाके की है, जहां पर अपने भाई के साथ जा रही युवती पर मनचले ने तंज कसा है और युवती ने आक्रोशित होकर मनचले का पीछा किया और जमकर थप्पड़ और लात घूंसों से मनचले की पिटाई की है। वहीं काफी मुश्किलों से मनचला खुद को छुड़ा करके मौके से फरार हो गया।
बिहार के औरंगाबाद में सदर अस्पताल की हालत खराब होती जा रही है। दरअसल अस्पताल में मरीज गर्मी में खुद पंखा झूलते हुए वहां पर नजर आ रहा है और वहीं कुछ मरीजों ने तो अपने बेड के पास घर से पंखा मंगा करके वहां पर लगाया हुआ है। और बता देंगे औरंगाबाद में साल 2018 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लू की चपेट में आकर 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते विभाग ने सभी वार्डों में लाखों की लागत से एसी, पंखा और कूलर वहां पर लगाया गया था। लेकिन अब ना एसी चलते हैं और ना ही यहां पर पंखा है और यहां तक कि कूलर तो नजर भी नहीं आ रहे हैं। अभी हम तुरंत जा रहे हैं सदर हॉस्पिटल में, राउंड देते हैं डीएस से और हेल्थ मैनेजर से बात करके देखते हैं कि क्यों सब एक साथ कैसे खराब हो गए। अगर सर मीडिया से सर आपकी बात अगर पहुंचती है सर, तो क्या सर अस्पताल में आप दौरा नहीं करते हैं क्या? दौरा तो हमारा रोज होता है और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तब तो एडिशनल दौरा होता है। अभी हम जा रहे हैं तुरंत, यहाँ से मीटिंग है। बिहार के बेतिया जिले के मोदीपुर रेलवे गुमटी से बसड़ा गांव जाने वाली सड़क जर्जर ईंट सोलिंग को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि हल्की बारिश में भी वाहन फिसलकर खेतों में चले जाते हैं और इस सड़क से गुजरना मुश्किल होता है। सांसद और विधायक को कई बार लिखित सूचना देने पर भी इस सड़क की स्थिति नहीं सुधरी है और ग्रामीणों ने यह कहा है कि अब की बार अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। चुनाव के समय सिर्फ वोट मांगने वाले यहाँ पर नेताओं की इस बार खैर नहीं होगी। फर्जी कंपनी खोलकर एफडी-आरडी के नाम पर हजारों लोगों के करोड़ों रुपए 2 लोगों ने हड़प लिए हैं और रकम वापस नहीं मिलने पर एक पीड़ित ने पुलिस को शिकायत कर कंपनी के संचालकों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने जांच की तो मामला शिकायत के अनुसार सही पाया गया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कंपनी के दोनों संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि संचालकों ने जनपद देहरादून के अंदर ही लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने के लिए 12 ब्रांचें भी खोली हैं और अब मामले का खुलासा हुआ तो कंपनी से जुड़े ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। और थाना अध्यक्ष हेमंत खंडूरी ने यह बताया है कि संचालकों की पहचान कमल भारती निवासी नजीबाबाद उत्तर प्रदेश और नसीमुद्दीन निवासी सेलाकुई देहरादून के रूप में हुई है। ताकि कुछ लोगों को एफडी और आरडी के नाम पे कैलाशी विजन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा खाते खुलवाए गए हैं जिनका कि वो समय पे मैच्योरिटी नहीं अदा कर रहे हैं। इस संबंध में एसटीएफ द्वारा भी जांच की जा रही थी। नरेश कुकरेती के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और जितने भी तथ्य आए हैं, जितने भी कागजी कार्रवाई के आधार पर देखा गया कि ये कंपनी पैसों का लेन देन ग्राहकों से करने के लिए इंटेंटल नहीं थी। उसके बावजूद भी इसके द्वारा करीब देहरादून शहर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की माता का आज निधन हुआ है और उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बेहद भावुक होकर के लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि यह बताने के लिए मेरा दिल टूट गया कि पृथ्वी पर मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति मेरी 89 वर्षीय माँ स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गई हैं। उन्होंने लिखा है कि एक विशाल व्यक्तित्व मेरी मार्गदर्शक और दार्शनिक ने मेरे जीवन में एक शून्य छोड़ दिया है और जिसे कोई नहीं भर सकता है। उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले। उड़ीसा के खोरदा राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई और टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का आगे का हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक में आग लग गई और इस हादसे में ट्रक चालक की मौत भी हो गई है और एक अन्य घायल भी बताया जा रहा है। सूचना पर स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मौके का मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर और घायल को अस्पताल वहां पर पहुंचाया गया है। हरियाणा के हिसार से चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर एक गरीब परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा परिवार ने किए थे। जब वो पैसे घर लेकर के जा रही थी तब उनका बैग चोरी हो गया और परिवार ने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दी है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब परिवार ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिख करके न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही मांग भी की है कि सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करे।
यूपी के एटा जनपद के डीएम सुखलाल भारती ने मुख्य सचिव की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को वाहिद विविपुर गौशाला का औचक निरीक्षण किया है और डीएम ने तहसील एटा सदर क्षेत्र में ग्राम वाहिद विविपुर में संचालित वृहद गौ संरक्षक केंद्र का औचक निरीक्षण किया और डीएम को निरीक्षण के दौरान कुल 38 नर और 191 मादा पशु मौजूद मिले। सभी पशुओं की टैगिंग की जा चुकी थी। मौजूद मिले पशु चिकित्सा अधिकारी प्रणवेंद्र कुमार और पशुधन प्रसार अधिकारी योगेश कुमार को हिदायत दी गई कि पशुओं की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।